हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एनडीपीएस को आज कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। ऑलरेडी इसके पहले दो वीडियोस दो पार्ट में हमने सेक्शन 35A तक कवर किया था, 35 तक, और इसमें हम सेक्शन 36 से कोशिश करेंगे इसको फाइनल पार्ट बना के ही इसका पूरा कंप्लीट कर दें आज। ठीक है, चलिए। तो सेक्शन 36 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल कोर्ट के बारे में बात करता है। गवर्नमेंट जो है अब आपको मालूम है स्पेशल कोर्ट क्यों बनाए जाते हैं। स्पेशल कोर्ट बनाने का एकमात्र पर्पस है कि जल्दी जल्दी से वो डिसीजन अपने दे दें, स्पीडी ट्रायल जो हो सके उसको करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है स्पेशल कोर्ट को। तो बात कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट। कॉन्स्टिट्यूट कर देगा स्पेशल कोर्ट जितना भी उनको ठीक लगता है। तो कौन कर रहा है यहाँ पर? गवर्नमेंट कर रही है, स्पेशल कोर्ट बना रही है। अब स्पेशल कोर्ट यहाँ पर कंसिस्ट करेगा, सिर्फ सिंगल जज होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति लेकर विद द कॉन्करेंस ऑफ द सीजे ऑफ द हाई कोर्ट, राइट। देन थर्ड बात करता है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो ये सिंगल जज होगा ये स्पेशल कोर्ट के अंदर जो बैठेगा इसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो उन्होंने बोला कि ये जो है अपॉइंटमेंट से पहले या तो सेशन जज हो या फिर एडिशनल सेशन जज हो, अनलेस ही इज इमीडिएटली बिफोर सच अपॉइंटमेंट अ सेशन जज और एन एडिशनल सेशन जज। तो ये क्वालिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आपके एडीपीओ के 2010 में भी क्वेश्चन आया है और 2016 में भी क्वेश्चन यहाँ से बना है। तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पहला कि गवर्नमेंट जो है स्पेशल कोर्ट बना रही है, दूसरा स्पेशल कोर्ट में सिर्फ एकमात्र सिंगल जज होगा जो कि अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा किसकी सहमति के साथ? सीजे ऑफ हाई कोर्ट की। एंड तीसरा इसके क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 36A। 36 से बात कर रहा है ऑफेंस ट्रायल बाय स्पेशल कोर्ट। कौन से ऑफेंसेस जो है ट्रायल बाय होंगे, स्पेशल कोर्ट कौन कौन से ऑफेंस देख सकता है। तो बात करी जाए यहाँ पर तो बात करता है कि सारे ऑफेंसेस जो इस एक्ट में पनिशेबल हैं विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म ऑफ मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा के लिए जिन अपराधों में पनिशमेंट दी जा रही है इस एक्ट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कोर्ट द्वारा ट्रायबल होंगे, ओनली बाय स्पेशल कोर्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूट होगा जिस भी एरिया में अपराध हुआ है उस एरिया में जो भी स्पेशल कोर्ट होगा वहां पर वो केस को चलाया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? मोर देन 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा वाले केस वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल कोर्ट में जाएंगे। देन क्लॉज बी बात करता है वेयर अ पर्सन एक्यूज ऑफ और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। जहां पर कोई व्यक्ति जो एक्यूज है, सस्पेक्टेड है कि इसने कोई ऑफेंस किया है और उसको भेजा जाता है मजिस्ट्रेट के पास, कौन से में? 167, जो सीआरपीसी का 167 आपने पढ़ा होगा, उसके सबसेक्शन 2 या 2A के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया। किस चीज के लिए भेजा जा रहा है? कि हम मजिस्ट्रेट साहब से बोले कि हमें इससे पूछताछ करनी है, तो डिटेंशन ऑर्डर लाने की बात की जा रही है। तो मजिस्ट्रेट जो है ऑथराइज कर देगा डिटेंशन अगर उसको लगता है तो, बट कितने समय के लिए कर सकता है? नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। ये हम वहां भी पढ़ते हैं 167 के अंदर। तो 15 दिन से ज्यादा के लिए नहीं कर सकता। एंड वो भी कब? जब वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले गए। अगर वहीं पर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो वहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए दे सकते हो। आई होप आपको याद आ रहा होगा 167 ऑफ सीआरपीसी। देन प्रोविजो बात करता है इन केस जहां पर जो कि स्पेशल कोर्ट द्वारा ट्रायबल है, तो मजिस्ट्रेट कंसीडर करेगा कि ये व्यक्ति जो है जिसको भेजा गया है फॉरवर्डेड टू हिम, या उसको अपॉन और एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी पीरियड ऑफ डिटेंशन, मान के चलो अगर उसने ऑथराइज कर दिया डिटेंशन, ठीक है, बट उसके पहले अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो डिटेंशन है वो अननेसेसरी जबरदस्ती किया जा रहा है, या फिर जब उसको उसके समक्ष भेजा गया तभी उसको लगा कि ये डिटेंशन मांग रही है पुलिस, बट हमें नहीं लगता कि डिटेंशन देना चाहिए क्योंकि एज सच हमें नहीं लगता कि इसने ये क्राइम किया है, तो वो क्या करेंगे? तो वो ही शैल ऑर्डर सच पर्सन कि उसको भेजा जाए, स्पेशल कोर्ट के समक्ष भेजा जाए। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? डिटेंशन ना देते हुए उसको स्पेशल कोर्ट के समक्ष भेजने का आदेश दे देगा। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। क्लॉज भी एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो तो। अगर कोई व्यक्ति जो कि एक्यूज है, सस्पेक्टेड है कि इसने कोई क्राइम किया है, तो उसको अगर भेजा गया है मजिस्ट्रेट के पास 167 के 2 या 2A में, तो मजिस्ट्रेट साहब जो है डिटेंशन का ऑर्डर दे सकते हैं। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो 15 दिन से ज्यादा का नहीं, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो 7 दिन से ज्यादा का नहीं। प्रोविजो बात करता है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब ने जब डिटेंशन ऑर्डर नहीं उनके समक्ष जब उसको लेके आए और उनको लगता है कि डिटेंशन देना जरूरी नहीं है, या फिर डिटेंशन ऑर्डर दे दिया बट डिटेंशन ऑर्डर खत्म होने से पहले उनको लगता है कि यार अब डिटेंशन नहीं देना चाहिए था, तो वो क्या करेंगे? वो ऐसा आदेश दे देंगे कि इसको स्पेशल कोर्ट के समक्ष भेजा जाए।
देन क्लॉज सी बात करता है स्पेशल कोर्ट जो है मे एक्सरसाइज इन रिलेशन टू द पर्सन फॉरवर्डेड इट टू अंडर क्लॉज बी सेम पावर जो मजिस्ट्रेट के पास है। स्पेशल कोर्ट के पास वो सेम पावर होंगे जो मजिस्ट्रेट के पास है जब वो ट्राई कर रहा था केस को 167 ऑफ सीआरपीसी के अंदर इन रिलेशन टू दैट एक्यूज पर्सन, राइट। देन डी बात करता है स्पेशल कोर्ट में अपॉन द पुलिस रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, या फिर कोई कंप्लेंट वगैरह हुई है किसी ऑफिसर द्वारा वो भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो संज्ञान ले सकता है। स्पेशल कोर्ट कब संज्ञान ले सकता है? जब पुलिस रिपोर्ट पे या कंप्लेंट वगैरह हुई है तो संज्ञान ले सकता है विदाउट द एक्यूज बीइंग कमिटेड इट फॉर ट्रायल। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मजिस्ट्रेट जो है उसको कमिटल करके यहाँ पर फिर स्पेशल कोर्ट के पास जा रहा है, क्योंकि जो भी स्पेशल कोर्ट है ना वो देखा जाए तो कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष ही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कमिटल नहीं है तो फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि डायरेक्ट संज्ञान भी लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2। व्हेन ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट स्पेशल कोर्ट जो है वो और भी दूसरे अपराधों का ट्रायल कर सकते हैं, जो कि अगर कोई और भी एक्ट में उन्होंने कोई अपराध किया है तो इस एक्ट के साथ साथ उस एक्ट के अपराधों को भी यहाँ पर सेम ट्रायल में उस पर चार्जेस वगैरह लगा के ये सुनवाई करी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 3 बात करता है कि नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द पावर्स ऑफ स्पेशल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। जो बेल की पावर है 439 सीआरपीसी के अंदर हाई कोर्ट के पास, उन पावर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है उन पावर्स को, तो कुल मिलाकर उस पर अफेक्ट नहीं करेगा। और जैसे कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है उसको स्पेशल कोर्ट माना जाएगा, ठीक है। मतलब इंक्लूड है एक तरीके से, ये भी कह सकते हो आप इसको कि मजिस्ट्रेट में ही इंक्लूड है स्पेशल कोर्ट एक तरीके से। किस पर्पस के लिए? क्योंकि हाई कोर्ट के पास जो है वो सुपीरियर कोर्ट हो जाता है उसमें। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 4 बात करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 19, 24 और 27A। अगर वो व्यक्ति है, जो व्यक्ति हमने देखा था 19, 20, 27A का भी जो हम ऑफेंसेस वाला पढ़ रहे थे, ठीक है। तो 19, 24 और 27 है, या फिर ऐसे अपराध जिनमें कमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, मतलब ह्यूज क्वांटिटी इन्वॉल्व है, ऐसा कोई अपराध है अगर, तो 167 के 2 का जो रेफरेंस वहां पर 90 दिन का होता है ना कि डिटेंशन ऑर्डर 90 दिन का दिया जाता है, यहां पर उसको 180 दिन को माना जाएगा, ठीक है। उसको ऐसा करा जाएगा जैसे कि मानो वो 180 दिन है। और अगर इसमें भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, अगर ये पॉसिबल नहीं है टू कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन 180 दिन के अंदर अंदर, तो स्पेशल कोर्ट चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकता है 1 साल के लिए। सब एमसीक्यूज हैं, जितनी भी डेट्स है ना ये सब एमसीक्यूज हैं, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Then, not standing anything contained in CRPC, the offence punishable under this act with imprisonment for a term of not more than 3 years may be tried summarily। अब हमने अभी तक बात कर रहे थे कि 3 साल से ऊपर के अपराधों में ऐसी चीजें हो रही थी। अगर 3 साल से कम का अपराध है तो उसको समरली भी ट्राई किया जा सकता है, ये भी आपका एमसीक्यू है। 3 साल से कम का अपराध है तो आप समरली भी ट्राई कर सकते हो, 3 साल से ऊपर तो हमने ऊपर देख ही लिया है। देन आगे बढ़ते हैं 36B अपील एंड रिवीजन से संबंधित बात करता है, बोलता है कुछ मिलाकर यहां पर बस ये बोला गया है हाई कोर्ट जो है, ठीक है, हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है वो सारी पावर्स जो कि चैप्टर 30 और 29 ऑफ सीआरपीसी में दी गई हैं, ठीक है। जैसे कि जो स्पेशल कोर्ट जो है अगर वो कुछ करता है तो हाई कोर्ट के पास पावर अपील रिवीजन वगैरह की, जैसे कि 29 और 30 ऑफ सीआरपीसी में लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 36C बात करता है एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट जो एप्लीकेशन कोर्ट मतलब क्या है, सीआरपीसी की जो भी प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं, जो भी मतलब स्पेशल कोर्ट के समक्ष प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो सीआरपीसी भी लागू होगा अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, मतलब क्लैश ना खाता हो, पता चले सीआरपीसी कुछ बोल रहा है आपका ये एक्ट कुछ बोल रहा है, अगर ऐसा नहीं है, दोनों बढ़िया एक ही चीज बोल रहे हैं, तो जो स्पेशल कोर्ट के समक्ष प्रोसीडिंग्स चलेंगी तो वो चीजें यहाँ पर जो है आपका कोर्ट जो है सीआरपीसी जो है वो भी एप्लीकेबल होगा। ये सिर्फ इतनी सी बात यहाँ पर करता है, मतलब बेल बॉन्ड के जो प्रोविजंस हैं वो सब लागू हो जाएंगे। आगे आप देखोगे सर्च सीजर इनसे संबंधित भी लागू होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन 36D जो है बात करता है ट्रांजिशनल प्रोविजंस के बारे में, ठीक है। देख लेते हैं क्या बात करता है। पहला बोलता है एन ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एनडीपीएस 1988। ये जो हम पढ़ रहे हैं 1985 है, अमेंडमेंट हुआ था, हमने ऑलरेडी बात करी थी 1988 में। तो बात कर रहा है कि कोई भी अपराध कमिट हुआ है, ठीक है, कब हुआ है, ऑन और आफ्टर द एनडीपीएस 1988, या तो जब वो आया तब या उसके बाद 1988 के बाद कुछ हुआ है, जो कि ट्राइबल है बाय स्पेशल कोड। स्पेशल कोड हमने ऊपर पढ़ा, उसके द्वारा ट्राइबल है।
तो अगर मान के चलो स्पेशल कोर्ट नहीं है, स्पेशल कोर्ट का गठन अभी नहीं हुआ है 36 के अंदर, तो क्या होगा? तो उन्होंने बोला उसको ट्राई किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर बनना चाहे तो अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। सबसेक्शन 2 बात करता है अगर प्रोसीडिंग जो है इन रिलेशन टू एन ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट ऑन और आफ्टर द एनडीपीएस 1988 पेंडिंग है कोर्ट ऑफ सेशन में। मतलब ये एक्ट आ चुका है, उसके बाद कोई केस है जो कि पेंडिंग है कोर्ट ऑफ सेशन में, इसी एक्ट का कोई कॉन्ट्रवेंशन हुआ है और कोर्ट ऑफ सेशन में केस चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि उसकी हियरिंग और डिस्पोज ऑफ वहीं होगा कोर्ट ऑफ सेशन में। ऐसा नहीं होगा कि अब इसको आप स्पेशल कोर्ट में भेज रहे हो, कोर्ट ऑफ सेशन में ही हो जाएगा उसका काम। तो ये भी बढ़िया पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, देन आता है सेक्शन 37, ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरीके के जो भी सेक्शंस होते हैं आपके एक्ट के अंदर, यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं और आपके एमपीएडीपीओ में 2010 में 2009 में ये क्वेश्चन यहाँ से आए भी हुए हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करता है कि जो भी अपराध यहाँ पर पनिशेबल है, एवरी ऑफेंस पनिशेबल एंड शैल बी कॉग्निजेबल, मतलब विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरा बात करता है नो पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल फॉर ऑफेंस अंडर 19, 20, 27A एंड जिनमें कमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व है उनमें बेल नहीं दी जाएगी किसी भी व्यक्ति को जो 19, 24 और 27A के अंदर आ रहे हैं, एंड वो वाले अपराध जिनमें कमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व है बेल नहीं दी जाएगी अनलेस। अब क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन बात करता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भैया ये बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, छोड़ दें, बेल दे दें, नहीं दे दें, आपको कुछ कहना है क्या? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकता है कुछ बातें बताए कि नहीं सर इनको बेल मत दो, अगर ये बेल देंगे तो हो सकता है बाहर जाके एविडेंस से टेम्पर कर दें, ये पावरफुल लोग हैं, ये हो सकता है विटनेस को धमका दें या फिर विटनेस ही गायब हो जाए, तो आप इनको बेल मत दो। इस तरीके से अपनी अपनी बातें जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर रख सकता है, तो एक मौका दिया जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। दूसरा बात कर रहा है वेयर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपोजेस द एप्लीकेशन, जहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो एप्लीकेशन को अपोज कर रहा है, तो कोर्ट सेटिस्फाइड है कि यार नहीं, रीजनेबल ग्राउंड है कि ये गिल्टी नहीं है व्यक्ति, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोल रहा है कि सर बेल मत दो, बट कोर्ट को लग रहा है कि नहीं यार क्यों फालतू, गिल्टी हमें तो नहीं लग रहा है क्योंकि प्राइमा फेसी एविडेंस कुछ और ही बोल रहे हैं। देन दैट ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस, और उनको लगता है कि जब बेल पे रहेगा तो कोई अपराध नहीं करेगा, तो फिर बेल दी जा सकती है। देन सबसेक्शन 2 बात करता है जो लिमिटेशंस है ऑन ग्रांटिंग ऑफ बेल, जो कि स्पेसिफाइड है क्लॉज बी के 1 में, सबसेक्शन 1 के बी में। तो ये जो भी हमने ऊपर देखा लिमिटेशन वगैरह, ये एडिशन में है जो सीआरपीसी के अंदर दिए, मतलब वो दिए, वो भी कुछ लिमिटेशंस अगर सीआरपीसी के अंदर दिए तो वो भी देखी जाएंगी, और ये जो है ये भी एडिशन में है। ऐसा नहीं है कि ये या तो ये, ऐसा नहीं, दोनों ही साथ में चलेंगे, एडिशन में बात कर रहा है, राइट। चलिए, देन सेक्शन 38 ऑफेंस बाय कंपनीज, हम ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं ऑफेंस बाय कंपनीज, इतने सारे हमने एक्ट पढ़े हैं, सब में एक ना एक सेक्शन होता है कि भैया यहाँ पर हम देख रहे हैं इंडिविजुअल ने अपराध किया, अगर वही अपराध मान के चलो कंपनी ने किया है चैप्टर 4 के अंदर, तो क्या होगा? तो जो उस कंपनी के चालक होंगे, जो चला रहे होंगे उस कंपनी को, जैसे कि डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, या कोई भी ऑफिसर हो गया, वो व्यक्ति लायबल होंगे और उनको पनिशमेंट दी जाएगी। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन जरूर आता है कि अगर वो व्यक्ति बता दे, ये प्रूव कर दे कि हमें इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी, या हमने तो पूरी कोशिश की थी कि ऐसा अपराध ना हो, तो वो एक एक्सेप्शन है। आप इसको रीड कर ले, बड़ा ही सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 39 की ओर। सेक्शन 39 एक क्वेश्चन आपका 2010 में इससे पूछा भी गया है एमपीडीपीओ में। ओके, सो बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन। क्या बात कर रहा है? देखिए, पावर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के पास पावर है कि वो रिलीज कर सकता है कोई ऑफेंडर को प्रोबेशन पे। आइए इसको पढ़ते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बात करता है अगर कोई एडिक्ट है, ठीक है, कोई एडिक्टेड बंदा है, और अगर वो पकड़ा जाता है, गिल्टी फाउंड हुआ है, उसने अपराध किया है, सेक्शन 27 आपको याद आ रहा होगा, ये मैंने आपको वहां जब पढ़ाया था पार्ट 1 में, तब मैंने बताया भी था आपको, पार्ट 1 या 2 में, हमने 2 में पढ़ा था कि यहाँ पर थोड़ी लीनेंसी दी जाती है, कि मतलब इतना कठोर नहीं है, यहाँ पर कई बार डांट फटकार के भी छोड़ दिया जा रहा है, या कम पनिशमेंट हमें वहां पर देखने को मिल गई थी। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो एडिक्ट है, यहाँ गिल्टी पकड़ाया गया सेक्शन 27 के अंदर, या फिर ऐसे ऑफेंस जिनमें स्मॉल क्वांटिटी इन्वॉल्व है एनडीपीएस की, ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी, तो कोर्ट जिसने उसको गिल्टी पाया, अगर वो इस ओपिनियन में है कि उसकी एज के चलते, उसके कैरेक्टर के चलते, एंटीसीडेंट, फिजिकल मेंटल कंडीशन उसकी ऐसी है कि ये जरूरी है कि कोर्ट जो है उसको एक बार में सजा ना देते हुए, उसकी कंसेंट के साथ
उसको भेज दे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कि भैया तुम पहले इलाज कराओ, तुम्हारा जो एडिक्शन है, ये तुमको जो लत है, ये तुम्हारी खत्म कराओ पहले, डिटॉक्सिफिकेशन, डी एडिक्शन। तो ऐसे नहीं उसको बोल देंगे, नहीं, वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो मेंटेन्ड हैं गवर्नमेंट द्वारा, उनमें उनको भेजा जाएगा। बॉन्ड वगैरह इस व्यक्ति से भरवाया जाएगा विद और विदाउट श्योरिटीज की भाई तुम अपीयर होगे और फर्निश करोगे अपनी मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट की जो भी रिपोर्ट होगी, कितने समय के अंदर, विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपका एमसीक्यू। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आप आओगे, आप रिपोर्ट दोगे, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, और इस समय ये जो चल रहा है, जब ये आपका ट्रीटमेंट होगा तो ये एब्सटेन भी करते हैं कि आप कोई अपराध नहीं करोगे चैप्टर 4 के अंदर, वरना हम आपको हॉस्पिटल से वापस बुला के जेल में बंद कर देंगे। ठीक है, ये आपका बात करता है 39 का 1। 39 का 2 बात करता है कि अगर कोर्ट को लगता है आपकी रिपोर्ट आ गई, रिजल्ट रिजल्ट मेडिकल ट्रीटमेंट सब हो गया, उसको देखने के बाद कोर्ट को लगता है कि यार छोड़ देना चाहिए, ठीक है, तो वो ढाट फटकार लगा के कि अगली बार मत करना वरना अच्छी सजा दी जाएगी, ऐसे करके और बोल के थोड़ा बहुत उसको रिलीज कर दिया जाएगा, बॉन्ड वगैरह भरवा लिया जाएगा। ठीक है, विद और विदाउट सॉरी, और उसको बोला जाएगा कि आप अपराध नहीं करोगे चैप्टर 4 के अंदर। ठीक है, कितने समय के लिए, नॉट एक्सीडिंग 3, मतलब कम से कम 3 साल तक का ऐसा वो करवा सकते हैं, उसमें कंडीशन डाल सकते हैं, और करोगे तो आपको कोर्ट के समक्ष आना पड़ेगा और सेंटेंस आपको दी जाएगी, आपको पनिशमेंट दी जाएगी। ये आपका सेक्शन 39 है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आप इजीली बन सकते हैं। 1 साल वाला हो गया आपका, ये 3 साल वाला हो गया, ड्यू एडमोनिशन वाला हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 40 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू पब्लिश नेम्स, प्लेस ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा ऑफ सर्टेन ऑफेंडर्स। अब देखो, जो अपराध वगैरह किया है, कोई कन्विक्ट हो गया 15 से लेके 25 के अंदर, क्या बोल रहा है, ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 15 टू सेक्शन 25 के अंदर। ठीक है, दोनों ही इंक्लूसिव है। देन 28, 29, 30 के अंदर कोई व्यक्ति पकड़ाया और वो कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है और वो कन्विंस हो गई है कि ये व्यक्ति का जो है, इनको जो इसको कन्विक्ट किया है इन्होंने, अगर उनको लगता है तो वो उसका नाम, जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, कहाँ रहता है, ये सब न्यूज़पेपर में डलवा के छपवा देंगे कि ये व्यक्ति ये करते हुए पकड़ाए गए हैं, ऐसा ऐसा काम कर रहे थे, और पैसा भी उनसे ही लिया जाएगा न्यूज़पेपर में ऐड देने का। तो यही सब लिखा हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ लें। ठीक है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट ये वाला जो सेक्शन है वो है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4 आपका यहां पर कंप्लीट होता है, चैप्टर 5 पे आ जाते हैं। तो चैप्टर 5 जो है आपका बात करता है प्रोसीजर के बारे में, प्रोसीजर के बारे में कि क्या प्रोसीजर होगा। आप वारंट वगैरह दे रहे हो जो ऑथराइजेशन से संबंधित है, तो यहाँ पर कुछ प्रोसीजर आपको देखने मिलेंगे। आपको एंट्री कैसे, सर्च वगैरह, सीजर वगैरह कैसे करोगे, जो भी अगर गुड्स एनडीपीएस के अंदर कोई ड्रग व्रग पकड़ाए जाते हैं, आप देखोगे छापे मारते हैं। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर रेड मारते हैं ब्लैक मनी के लिए, वैसे ही अगर ऐसा कुछ एनडीपीएस से रिलेटेड कोई ड्रग्स वगैरह बना रहा है इलीगली, तो वहां पर जो छापे वगैरह मारे जाते हैं, तो उनका क्या प्रोसीजर होगा, कौन छापे मार सकता है, कौन सीज कर सकता है, कब कॉन्फिस्केट किया जाएगा, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। चलिए देखते हैं, सेक्शन 41 इंपॉर्टेंट है आपका, क्वेश्चन वगैरह बनते हैं यहाँ से। प्रोसीजर के बारे में बात करता है, पावर टू इशू वारंट एंड ऑथराइजेशन, तो बात करता है कोई भी एमएम मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, या फिर जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर इवन जेएमएससी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो कि स्पेशली इंपावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, वो इशू कर सकता है वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन whom he has reason to believe to have committed any offense punishable under this act। मतलब वारंट इशू कर रहे हैं अगर उनको लगता है कि इसने कोई अपराध किया है इस एक्ट के अंदर, या फिर सर्च वगैरह का भी आदेश दे सकते हैं, भले ही से दिन हो चाहे रात हो। अधिकतर हम देखते हैं कि रात में ऐसा नहीं करता, बट एनडीपीएस बोलता है कि आप रात में भी सर्च करो, किसी भी बिल्डिंग, कन्वेंस प्लेस, जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि एनडीपीएस या कंट्रोल सब्सटेंस छुपा के रखा है या बना रहे हैं ये लोग, अपराध जहां पर हो रहा है वहां पर आप कर सकते हो। आप एविडेंस के लिए उन चीज़ों को कलेक्ट भी कर सकते हो। ऐसी कोई इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आगे आप देखोगे भी, उसका पूरा एक चैप्टर बना के रखा है इन्होंने इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, कि आपने इन धंधों से जो पैसा कमाया और उससे कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है तो वो भी सरकार फॉरफिट कर लेती है। तो उससे संबंधित ये सारी चीज़ों के यहाँ पर, और ये जो लाइबल है तो उनको सीज वगैरह किया जा सकता है, फ्रीज किया जा सकता है, इवन फॉरफिट भी किया जा सकता है अंडर चैप्टर 5A ऑफ दिस एक्ट, जहां पर भी इन्होंने कंसील वंसील छुपा वुपा के रखे हुए हैं, तो ये ऐसा आदेश यहाँ पर दे सकते हैं। देन सबसेक्शन 2 बात करता है एनी सच ऑफिसर ऑफ गेजेटेड रैंक। अब देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 41 का 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बात करता है ऐसा कोई ऑफिसर जो कि गेजेटेड रैंक का है।
किन डिपार्टमेंट का? सेंट्रल एक्साइज, नारकोटिक्स, कस्टम, रेवेन्यू, इंटेलिजेंस वगैरह, या कोई भी अदर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन इंक्लूड किया हुआ है पैरा मिलिट्री फोर्सेस को या फिर आर्म्ड फोर्सेस को जो स्पेशली एम्पावर्ड हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के तहत। अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, इन जो डिपार्टमेंट्स के ये हैं, अगर इनको लगता है, इनको कोई पर्सनल नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे कि आप सुनते हैं ना, मूवीज देखते हैं तो इनके कुछ खुफिया सूत्र होते हैं, वो बताते रहते हैं ऐसे एक अंधेरी सी गली में खड़े होके कि सर ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, आज बल्लू ऐसा आने वाला है यहाँ पर, तो उसको आप पकड़ सको तो पकड़ लो, या ऐसी कोई डील होने वाली है। तो बस वही चीज़ है, इनको कहीं से कोई पर्सनल नॉलेज या कोई इन्फॉर्मेशन मिला, किसी पर्सन ने कोई नॉलेज या इन्फॉर्मेशन दी इन राइटिंग दैट कोई व्यक्ति है जो इसने कोई अपराध किया, ठीक है, कोई ऑफेंस वगैरह किया, या फिर नारकोटिक ड्रग, साइकोट्रिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस यहाँ पर कहीं बन रहे हैं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, जिससे कोई एविडेंस मिल सकता है कि हाँ ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ है या कोई प्रॉपर्टी इन्होंने एक्वायर की है, तो वही वो सीजिंग, फ्रीजिंग और फॉरफीचर वगैरह किया जा सकता है। तो वो ऑथराइज कर देंगे। अब ये जो ऑफिसर है ना, जो गजेटेड रैंक, ये ऑथराइज कर देंगे किसी सबॉर्डिनेट को, जो इनसे नीचे का कोई ऑफिसर है सबॉर्डिनेट को, बट सुपीरियर है इन रैंक टू अ प्यून, सिपाही, कांस्टेबल वगैरह से, इनसे ऊपर और इनसे इनसे नीचे। सबसे पहले देखो, गैजेटेड रैंक ऑफिसर वाले से नीचे, बट प्यून, सिपाही, कांस्टेबल से ऊपर का कोई ओहदे का ऑफिसर है, उसको ये आदेश दे देंगे, ऑथराइज कर देंगे कि तुम अरेस्ट करके लाओ इस व्यक्ति को, या बिल्डिंग को सर्च करो, कन्वेंस प्लेस जहां भी ऐसा रखा है दिन रात कहीं भी, और अरेस्ट वगैरह करके लाओ, सर्च करो कन्वेंस वगैरह को, ये ऐसा आदेश दे सकते हैं। देन सबसेक्शन 3 बात करता है जो ऑफिसर टू हुम अ वारंट अंडर सबसेक्शन विल एड्रेस, कुल मिलाकर जो व्यक्ति को ये ऑथराइज कर रहे हैं इनके सबॉर्डिनेट को, उसके पास पावर रहेंगी सेक्शन 42 वाली। सेक्शन 42 क्या बोलता है, अभी देख लेते हैं क्या बोलता है। ये सारी पावर्स इनके पास रहेंगी। सेक्शन 42 बात करता है पावर ऑफ एंट्री, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, बिगर वारंट के, बिगर ऑथराइजेशन के अरेस्ट करने के बारे में बात करता है। तो बोलता है अगर कोई भी ऑफिसर, बीइंग एन ऑफिसर जो कि सुपीरियर हो प्यून, सिपाही, कांस्टेबल से, इन डिपार्टमेंट का, ठीक है, इन डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर है जिसको लगता है कि अपराध वगैरह वगैरह हुआ है, तो ये सब जो है ना, इतने बड़े बड़े पैरा जो दिए हैं, इनसे डरना नहीं है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में वही एक ही चीज बार बार इन्होंने लिखी हुई है कि ऐसा कुछ पकड़ा है, रीजनेबल बिलीव है, एविडेंस वगैरह संबंधित, इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। कुल मिला के एक मकसद समझो इनका क्या है, कि कहीं भी कुछ इलीगल काम हो रहा है तो ये एंटर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, मिल रहा है तो एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं जिससे प्रोसिक्यूशन चलाया जा सके, उनके समक्ष केस वगैरह बनाया जा सके। तो यहां पर इन्होंने बोला कि मे बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, क्या बोल रहा है, सनराइज एंड सनसेट के बीच में आप क्या कर सकते हो, तो देखिए यहां पर आप एंटर हो सकते हो बिल्डिंग में, कन्वेंस में, प्लेस में। आप इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, अगर कोई रेजिस्टेंस मान के चलो आप पहुंच गए, अब गेट ही नहीं खोल रहे हैं, तो आप बोले क्या करोगे आप, कि चलो यार कल आते हैं, गेट नहीं खोल रहा, हो सकता है बिजी है। नहीं, ऐसा नहीं, आप गेट तोड़ दोगे, आप बन जाओगे दया, सीआईडी के दया बन के आप गेट तोड़ दोगे। तो ब्रेक भी कर सकते हो आप, डोर वगैरह को, ऑब्स्टिकल को रिमूव कर सकते हो। आपको अगर जब तोड़ने ताड़ने के बाद अंदर घुसे आप, आपने देखा ये तो ड्रग्स वग्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, आप उन ड्रग्स को सीज भी कर सकते हो। जो भी मटेरियल आपको वहां मिला, कोई रॉ मटेरियल मिला वहां, वो आप सीज कर सकते हो। कोई एनिमल लाने ले जाने के लिए कोई कन्वेंस मिला, उसको आप कॉन्फिस्केशन वगैरह किया जा सकता है जो कि लायबल है, तो उन सब चीज़ों को सीज किया जा सकता है। देन डिटेन कर सकते हो, सर्च, डिटेन, कोई पकड़ा गया, डिटेन कर लिया, सर्च कर रहे हो आप प्लेस को। आप फिर क्या है, प्रोविजो बात करता है कि अगर मान के चलो वो लाइसेंस होल्डर था, उसको लाइसेंस था कि भाई वो ये सब ड्रग्स मैन्युफैक्चर कर सकता है, बट वो या तो क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में कर रहा था, या कुछ और ड्रग भी साथ में कर रहा था जिसके लिए उसके पास लाइसेंस नहीं था, तो क्या किया जा सकता है, तो भी किया जा सकता है, यहाँ पर सर्च वगैरह और ये सारी चीजें की जा सकती, सीज की जा सकती हैं। हाँ, बट किसके द्वारा की जाएंगी, अगर लाइसेंस होल्डर है तो फिर वो किया जाएगा ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई। ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई। एसआई से नीचे का नहीं होना चाहिए, वरना ऊपर हम क्या देख रहे हैं, अभी तक हमने देखा कि ये सारी पावर किसके पास भी हैं, ये सारी पावर आपके जो प्यून, सिपाही, कांस्टेबल के ऊपर वाले ऑफिसर के पास भी हैं, ठीक है। बट इस केस में एटलीस्ट एंड एटलीस्ट इन्होंने एक वो क्राइटेरिया दे दिया कि भाई इससे नीचे का नहीं होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई। एसआई है, एसआई से ऊपर के लेवल का कोई ऑफिसर होगा। देन आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, अगर वो ऑफिसर जो है उसको रीजन टू बिलीव है दैट अ सर्च वारंट और ऑथराइजेशन ऑप्टेन नहीं किया जा सकता। अब क्या होता है कि मान के चलो यहाँ पर इनको वारंट वगैरह लाना है, पता चला जब तक वारंट जाएंगे लेने मजिस्ट्रेट से वगैरह वगैरह, तब तक ऐसा होता है ना मूवीज में हम देखते हैं कि वहां पे पूरा गोडाउन ही साफ हो गया, वहां पे इनको एक तिनका नहीं मिल रहा,
वो चले गए, उनको पहले इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो उनका कोई ना कोई आदमी वहां बैठा हुआ था जिसने इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई छापा पड़ने वाला है, भग लो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कुछ होता है और उसको लगता है पुलिस वाले को यार कि टाइम ही नहीं है इतना, तो क्या किया जाएगा? तो उन्होंने बोला कि आप मत लो, आप अगर ऑप्ट इन नहीं किया जा सकता आपको लग रहा है, तो विदाउट अफोर्डिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कंसीलमेंट, कि भाई वो एविडेंस ही नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएगा, तो और वो लोग भग वगैरह जाएंगे, तो आप डायरेक्ट एंटर हो, सर्च करो उस बिल्डिंग को, और आपको जो भी मिलता है उस हिसाब से आप देख सकते हो। आप ग्राउंड्स वगैरह अगर आपके हैं कि हाँ आपको एकदम पक्का बिलीफ है कि नहीं ऐसा कुछ है, तो आप वारंट छोड़ो, आप जाके छापा वगैरह मार दो एक तरीके से। देन सबसेक्शन 2 बात करता है जो भी ऑफिसर जो है, जहां पर ऑफिसर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन इन राइटिंग में अंडर सबसेक्शन 1 या रिकॉर्ड करेगा ग्राउंड वगैरह कि क्यों उसने ऐसा किया, किस बिलीफ पर उसने ऐसा किया, और 72 घंटे के अंदर अंदर उसको उसकी एक कॉपी, जो भी ग्राउंड जिस कारण उसने ऐसा किया, अपने सुपीरियर को वो क्या करेगा, भेज देगा। ठीक है, ये आपका सेक्शन 42 बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, कैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेक्शन 43 पे आते हैं। 43 बात करता है आपका पावर ऑफ सीजर एंड अरेस्ट इन पब्लिक प्लेस। 2016 में क्वेश्चन आया था इस पे से। पावर ऑफ सीजर एंड अरेस्ट के बारे में बात करता है पब्लिक प्लेस में। तो कोई भी ऑफिसर जो है, जो डिपार्टमेंट्स हमने ऊपर देखे कस्टम, एक्साइज वगैरह वगैरह, तो कोई भी ऑफिसर ऑफ एनी ऑफ द डिपार्टमेंट जो मेंशन है 42 के अंदर, ठीक है, वो क्या कर सकता है, सीज कर सकता है। ठीक है, वही सब चीजें लिखी हुई हैं घुमा फिरा के आप देखोगे। सी अब यहाँ पर सिर्फ पब्लिक प्लेस की बात आ गई है और कुछ नहीं है, वरना सीज और अरेस्ट वगैरह का लिखा हुआ है। सीज कर सकता है, डिटेन कर सकता है, सर्च कर सकता है, वही सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप बस रीड लगा लो, आराम से आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन सेक्शन 44 बात करता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ खास है नहीं, चलिए फिर भी अगर आप चाहें तो देख लें, वरना आप सिंपल सी बात करता है कि जो प्रोविजन 41, 42 और 43 में लिखा है, जो भी प्रोविजन है, ठीक है, वो अप्लाई होंगे किसके संबंध में, कोई भी ऑफेंस हुआ है चैप्टर 4 के संबंध में रिलेटिंग टू कोका प्लांट, ओपियम पॉपी, कैनाबिस प्लांट। ठीक है, तो उनके संबंध के बारे में बात कर रहा है और कुछ नहीं है। देन सेक्शन 45 बात करता है प्रोसीजर वेयर सीजर ऑफ गुड्स लायबल टू कॉन्फिस्केशन नॉट प्रैक्टिकेबल। अब कॉन्फिस मतलब सीज करना है गुड्स को। ठीक है, सी देखो, सबसे पहले आपको ये मैं कई बार बता चुका हूं कि पहले सर्च वगैरह होगा, सर्च के बाद पहले फिर होता है सीज होता है आपका, उसके बाद कॉन्फिस्केट होता है ये गवर्नमेंट को। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो गुड्स लायबल हैं कॉन्फिस्केशन के लिए, बट जहां पर सीज इन्होंने किया, अब लायबल है कॉन्फिस्केशन, प्रैक्टिकेबल नहीं है कि नहीं कर सकते, बहुत बड़ी मात्रा में माल वहां पर बन के रखा हुआ है, तो कैसे उसको आप लेके जाओगे, आप उसको सीज करोगे या कुछ भी करोगे, ऐसा कुछ बाहर, ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई सिचुएशन आती है सपोज करो, जहां पे प्रैक्टिकेबल नहीं है कि उन गुड्स को सीज किया जा सके, इंक्लूडिंग स्टैंडिंग क्रॉप। मान के चलो खेती, आप कैनाबिस और इन सब प्लांट की खेती करना आपको मालूम है इलीगल है। ठीक है, तो अगर ऐसी काफी एकड़ में खेती करके रखी है ना, कहीं एकदम जंगल वंगल के बीच में ऐसा बहुत इन्होंने करके रखा है, एक बढ़िया सा वो प्लांट वगैरह बना के रखा है, क्या आप उसको सीज कर सकते हो? कहां तक, कितने एकड़ तक, कैसे करोगे आप? अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है तो क्या किया जाए? तो जहां पर ऐसा प्रैक्टिकेबल नहीं है बट उनको लायबल है कॉन्फिस्केट करने के लिए इस एक्ट के अंदर, तो जो ऑफिसर ऑथराइज है सेक्शन 42 में, वो उस ओनर को, उस जगह के ओनर को, या जिस व्यक्ति के पास वो पोजेशन है उन गुड्स का, उसको क्या करेगा, वो ऑर्डर करेगा कि आप इनको निकालोगे नहीं, बेचोगे नहीं। ठीक है, अगर बेचना है, निकालना है, कुछ भी करना है, तो आपको प्रीवियस परमिशन लेनी होगी उस ऑफिसर की। किस ऑफिसर की? 42 वाले की। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 46 बड़ा ही सिंपल है, ड्यूटी ऑफ लैंड ओनर टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ इलीगल कल्टीवेशन। जो भी आपकी कोई लैंड है, अगर उस पर ऐसा कोई इलीगल कल्टीवेशन हो रहा है, आपको इंफॉर्मेशन है, तो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करना है पुलिस को, क्या कोई डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का उससे संबंधित, तो उसको आपको करना है। ओपियम पॉपी उगाया जा रहा है, कैनाबिस प्लांट, कोका प्लांट, कुछ भी जो इलीगली कल्टीवेट हो रहा है लैंड पे, तो जो भी आप होल्डर वगैरह हो, अगर आपको मालूम है तो आप करो, और अगर आपको मालूम होते हुए नोइंगली निग्लेक्ट करते हो उस इन्फॉर्मेशन को, तो पनिशमेंट आपको दी जा सकती है। ये 46 बात करता है। 47 बात करता है ड्यूटी ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स टू गिव इंफॉर्मेशन। अब देखो, यहां तो इन्होंने बात की जनरल पब्लिक की, ठीक है, ऊपर बात हो रही है एक तरीके से जनरल पब्लिक की, कि जो लैंड होल्डर है, ठीक है, ये जनरल पब्लिक की बात है। अब 47 बात कर रहा है ऑफिसर्स की, कि गांव के में जो ऑफिसर हैं उनको मालूम है कि कुछ लोग ऐसी खेती वेती करते हैं, जैसे कौन ऑफिसर हो सकते हैं, कोई भी सरकारी ऑफिसर, सरपंच वगैरह हो गए, कोई पंच हो गया, या कोई भी विलेज ऑफिसर है, जो भी नाम से हो। ठीक है, तो उनको भी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर उनको कुछ पता है कि ऐसा कोई इलीगल कल्टीवेशन हो रहा है, नहीं देंगे तो उनके लिए भी अलग लायबल पनिशमेंट के लिए है वो।
ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। 48 बात करता है पावर ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रॉप इलीगली कल्टीवेट। इलीगली कहीं कल्टीवेट कर रहे हो तो ये पावर है कि भाई आप क्रॉप को अटैच कर सकते हो। कोई भी एमएम जीएमएफसी या फिर स्पेशली एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई मजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर कोई गेजेटेड ऑफिसर भी है जो सेक्शन 42 के अंदर, वो अटैचमेंट का आदेश दे देगा। कोई भी ओपियम पॉपी, कैनाबिस प्लांट, कोका प्लांट, अगर उसको रीजन टू बिलीव है कि भाई ये लीगली कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वो ऐसा आदेश दे देगा कि इसको अटैच कर लिया जाए। अब अटैच कर, और साथ में साथ ये भी ऑर्डर दे सकता है कि जला दो, डिस्ट्रॉय कर दो क्रॉप। आपने देखा होगा इलीगल जब ये जो अल्कोहल वगैरह बनती, तो आपने देखा ना जेसीबी चलवा देते हैं, है ना, नकली दारू या फिर नकली इस तरीके से कुछ भी बनता है, अगर ड्रग्स वगैरह कहीं पे मेडिसिन वगैरह बन रही है कोई ऐसी नकली, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करने के भी आदेश दे देते हैं, तो जेसीबी चल रही होती है, आपने देखा होगा अगर शायद। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर सेक्शन 48 में पावर दी गई है। 49 के बारे में बात करें तो पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंस। मान के चलो एक गाड़ी जा रही है, पुलिस की चेकिंग लगी थी, पुलिस ने रोका और सर्च किया, वही सेक्शन 49 है। तो बोल रहा है कि 42 में जो ऑफिसर हैं अगर वो ऑथराइज हैं, तो वो उनको क्या है, अगर उनको लगता है कि हाँ इस बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में या ट्रक में, कि प्लेन में भी, इवन एरोप्लेन में भी अगर ऐसा कुछ, अगर ड्रग्स वगैरह लेके जाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऐसा कोई इलीगल काम हो रहा है, इस एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, तो उसको रोकेंगे। इवन अगर एयरक्राफ्ट वगैरह है तो उसको कंपेल करेंगे कि भाई आप लैंड कराओ, और हम फिर एग्जामिन सर्च वगैरह करेंगे। इफ इट इज नेसेसरी टू स्टॉप द एनिमल कन्वेंस ही में ऑल्सो यूज लॉफुल मीन्स फॉर स्टॉपिंग इट। मतलब कुल मिलाकर पूरी अपनी दम लगा देंगे उस चीज को रोकने में, ठीक है। चलिए, मे बी फायर्ड अपॉन, मतलब वही फायरिंग वायरिंग, मतलब कुल मिलाकर अपनी पावर लगा देंगे उस चीज को रोकने में, अगर कोई भगने की कोशिश कर रहा है, नहीं रुकता है तो। चलिए, सेक्शन 50 बात करता है कंडीशन अंडर विच सर्च ऑफ पर्सन शैल बी कंडक्टेड। किन कंडीशन में सर्च वगैरह कंडक्ट की जाएगी। तो जो ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज है सेक्शन 42 में, इज अबाउट टू सर्च एनी पर्सन, जो कि 41, 42, 43 में है जी, ठीक है। इन प्रोविजंस के अंदर अगर वो सर्च वगैरह कर रहा है, और इफ सच पर्सन शो रिक्वायर, अगर वो व्यक्ति खुद ही बोल रहा है विदाउट अननेसेसरी डिले कि भाई मुझे आप नियरेस्ट गेजेट ऑफिसर के पास ले चलो, तो उसको ले जाया जाएगा। गेजेटेड ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट का अगर उसको पकड़ता है और वो बोलता है कि भाई मजिस्ट्रेट के समक्ष ले चलो, तो बिगर कोई डिले के उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2, इफ सच रिक्वेजिशन इज मेड, मतलब जो उसने रिक्वेस्ट की है, और तो ऑफिसर उसको डिटेन करके रखेगा कब तक, तब तक जब तक उसको बिफोर द गेजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया जा सकता। अच्छा, ऊपर जो है नियरेस्ट गेजेटेड ऑफिसर भी है। अगर इफ पर्सन को रिक्वायर्स टेक सच पर्सन विदाउट अननेसेसरी डिले टू द नियरेस्ट गेजेटेड ऑफिसर या फिर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, दोनों ही है। नियरेस्ट गेजेट ऑफिसर के पास ले जाओ, और नहीं है कोई तो आप नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ। वही चीज सबसेक्शन 2 में लिखी कि तब तक वो उस व्यक्ति को डिटेन करके रख सकता है, वो ऑफिसर 42 वाला। देन आगे बात करें, गेजेटेड ऑफिसर और मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन इज सो ब्रॉट शाल इफ ही सीज नो रीजनेबल ग्राउंड, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सर्च वगैरह करने का, तो उस व्यक्ति को डिस्चार्ज कर देगा। एंड कोई भी फीमेल को है सर्च नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट फीमेल ऑफिसर द्वारा। सबसेक्शन 5 बात करता है वेयर एन ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज, सबसेक्शन 14 को रीजन टू बिलीव है कि ये पॉसिबल नहीं है टू टेक द पर्सन टू बी सर्च टू द नियरेस्ट गेजेटेड ऑफिसर, कि नियरेस्ट गेजेट ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के पास लिए जा सके, विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सन टू बी सर्च पार्टिंग विद द पोजेशन, जो ड्रग्स है उससे उसको दूर लेके जाना पड़ेगा, ऐसी कोई संभावना बन रही है तो क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग सच पर्सन, कि उनको ना ले जाते हुए आप करो सर्च वगैरह, आप चालू कर दो उस व्यक्ति की, सेक्शन 100 के हिसाब से सीआरपीसी के अंदर, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहे हैं फिर से सुन लो आप, कि पकड़ा तो उन्होंने बोला कि भाई आप तो मुझे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले चलो, ठीक है, तो सर्च वर्च मत करो, आप तो डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। बट इनको लग रहा है कि हम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे तो जो भी है कुछ इस तरीके से हम सर्च वगैरह नहीं कर पाएंगे, या जो भी इनका गुड्स है इससे अलग लेके जाना पड़ेगा, तो वो सर्च वगैरह कर सकते हैं सेक्शन ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 6 बात करता है आफ्टर अ सर्च इज कंडक्टेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा रीजन कि भाई उसने ऐसा क्यों किया, एंड 72 घंटे के अंदर वो एक कॉपी भेज देगा उसके सुपीरियर को। ये जो हम देखते ही हैं, अगर ऐसा कुछ भी करते हैं तो 72 घंटे के अंदर अपने सुपीरियर को एक रिपोर्ट बना के इनको भेजनी होती है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 50A, पावर टू अंडरटेक कंट्रोल डिलीवरी। कंट्रोल डिलीवरी आपको मालूम होगा, हमने सबसे पहले पार्ट में भी इसके बारे में बात की थी। कंट्रोल डिलीवरी वही, ऐसे मूवीज आप देखते होगे तो एक वो मूवी थी अक्षय कुमार की, सोल्जर करके कोई ऐसी एक मूवी थी, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो जिसमें वो एक टेररिस्ट होता है, उसको वो अपने घर से जाने देता है, वो जाने देता है और उसका पीछा करता है,
वो पीछा करते 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 जाता है, देखता है कि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे करके वो लोग बॉम्ब वगैरह, वो शायद स्लीपर सेल वगैरह रहते हैं। तो वो क्या कर रहा है यहाँ पर, वो एक्चुअल में पहुंचना चाहता है कि इसका मेन मास्टरमाइंड कौन है। तो कंट्रोल डिलीवरी भी वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि ये जो है ये जानबूझ के जाने देते हैं उस ड्रग्स को, मालूम है कि इस गाड़ी में ड्रग जा रहा है बट वो जाने देते हैं क्योंकि कोई ना कोई ऑफिसर उसका पीछा कर रहा होता है कि ये एंड में कहाँ जा रहा है, ये फैक्ट्री में जा रहा है या किसके पास जा रहा है, इसकी पूरी लिंक हमें पता करनी है। तो उसी से संबंधित यहाँ पर बात हो रही है कि जो डायरेक्टर जनरल है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, जो कि 4 के 3 में बनाए गए हैं, इन्होंने बोला या फिर कोई भी ऑफिसर जो ऑथराइज है वो क्या करेगा, वो अंडरटेक करेगा कंट्रोल डिलीवरी ऑफ एनी कंसाइनमेंट टू, कहीं भी इंडिया के अंदर या कोई फॉरेन कंट्री में, इन कंसल्टेशन विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेन कंट्री टू विच सच कंसाइनमेंट, जहां पर भेजा जा रहा है। उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट कंट्रोल डिलीवरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 51 प्रोविजन सीआरपीसी के अप्लाई होंगे वारंट अरेस्ट सर्च सीजर पे। इसमें पढ़ने की ऐसी कोई बात नहीं है, इसको एक बस रीड लगाना है आपको और कुछ नहीं है। 52 52 आप छोड़ भी दें इसको, बहुत ही सिंपल है, मतलब छोड़ना क्या है, अब एक रीड लगाना है आपको, एक बस एक रीडिंग लगा लो। बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पर बात की जा रही है डिस्पोजल ऑफ पर्सन जिनको अरेस्ट किया गया या आर्टिकल सीज वगैरह किए गए उनसे संबंधित है, तो एक बार आप इसमें बस रीडिंग लगा लें। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 52A, ये डिस्पोजल वाले तो इसको आप बस आप रीडिंग लगा लेना, मैं इनको नहीं बता रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। ओके 53 पे आ जाइए। सेक्शन 53 बात करता है पावर टू इन्वेस्ट ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट विद पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करने के बाद, ठीक है, इन्वेस्ट कर देगा, मतलब एक तरीके से पावर दे रहा है जो भी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल एक्साइज हो गया, नार्कोटिक, कस्टम, रेवेन्यू, इंटेलिजेंस हो गया, इनके जो ऑफिसर होंगे इनको कैसी पावर दी जा रही है, पावर ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास जैसी होती है वैसी पावर इनको इस एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दी जा रही है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में भी वो करके नोटिफाई वगैरह करके पावर दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 53A। 53 बात करता है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि अगर पहले किसी विटनेस का इन्होंने स्टेटमेंट लिया है या फिर पहले किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट लिया है तो उसकी रिलेवेंसी के बारे में बात हो रही है कि क्या उसको बाद में यूज किया जा सकता है। तो जी हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। मान के चलो बाद में उसकी डेथ हो गई, नहीं मिल रहा, या बाहर है फॉरेन में, उसका आने लाने का खर्चा या जितना टाइम लगेगा या एक्सपेंस लगेगा सरकार को लग रहा है या कोर्ट को लग रहा है कि यार इतना समय नहीं, बहुत ज़्यादा समय जाएगा, हम नहीं कर सकते, तो जो पुराना उसका स्टेटमेंट है उसको यूज में लिया जा सकता है। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट मेड एंड साइंड बाय अ पर्सन बिफोर एनी ऑफिसर, जो कि एम्पावर्ड है, 53 में ऊपर हमने देखा। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी और प्रोसीडिंग बाय सच ऑफिसर रिलेवेंट होगी फॉर द पर्पस ऑफ प्रूव करने के लिए, जो भी इस एक्ट के समक्ष अगर कोई प्रोसिक्यूशन चल रहा है तो। द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट्स विच इट कंटेन्स, जब पर्सन ने वो स्टेटमेंट दिया, व्हेन द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट, जिसने स्टेटमेंट दिया था उसकी डेथ हो गई, कैन नॉट बी फाउंड, इनकेपेबल है वो एविडेंस देने के लिए, उसको कुछ भी ऐसी बीमारी हो गई इससे बोल नहीं पा रहा, या केप्ट आउट ऑफ द वे बाय द एडवर्स पार्टी और हुज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले एक्सपेंस वगैरह लगेगा, सर्कमस्टेंसेज ऐसे हैं कि नहीं कोर्ट को अनरीजनेबल लग रहा है तो वो यूज कर सकते हैं, रिलेवेंट है। देन when the person who made the statement is examined as witness, अगर witness के तौर पर उसने एग्जामिन किया था किसी कोर्ट के समक्ष, बिफोर द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, वो स्टेटमेंट जो है एडमिट किया जा सकता है एविडेंस में इन द इंटरेस्ट ऑफ जजेस। कुल मिलाकर अगर उसको नहीं लाया जा सकता, उसकी डेथ हो गई, कोई बीमारी हो गई, कुछ भी इस तरीके से हो गया, तो पुराना उसने इस केस में जो भी स्टेटमेंट दिया था वो रिलेवेंट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू 53A। प्रोविजन जो है सबसेक्शन 1 का वो अप्लाई होगा इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट और रूल्स अदर देन दी प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट, कोर्ट के अलावा भी कोई प्रोसीडिंग में वो काम आ जाएगा। ये आपका 53 कंप्लीटली बात करता है। आगे बढ़ते हैं 54 की ओर। 54 बड़ा ही सिंपल सा है, प्रोसिक्यूशन प्रोजम्पशन के बारे में बात करता है, फ्रॉम पोजेशन ऑफ इलिसिट आर्टिकल। तो कुल मिलाकर बोल रहे हैं जब ट्रायल चल रहा है इस एक्ट के तहत तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक वो अंटिल कॉन्ट्ररी, ऑब्वियसली हर चीज में है कि कॉन्ट्ररी प्रूव कर दे तो बात ही अलग है, वरना कुछ प्रिजम्पशन होते हैं तो कोर्ट अपना मान के चलता है। तो ट्रायल चल रहा है तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि जो एक्यूज है उसने अपराध किया है इस एक्ट के अंदर इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या, एनडीपीएस या कंट्रोल सब्सटेंस, कोई ओपियम पॉपी कैनाबिस प्लांट को कोका प्लांट उसने जो ग्रो किया है कोई भी लैंड पे ऑन विच ही हैज कल्टीवेटेड, देन एनी अपैरेटस स्पेशली डिजाइंड यूटेंसिल्स वगैरह जो बर्तन वगैरह उनमें बनाते होंगे ड्रग्स वगैरह जिनसे जो भी है वो सब भी अगर हैं, अगर
कब करे जाएगा ऐसा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये है कि जब वो फेल हो जाएगा अकाउंट करने में सेटिस्फैक्टरीली, मतलब उसके पास से पकड़ाया गया, तो वो अगर बता नहीं पाता कि ये उसके पास कहाँ से आया या ये उसका नहीं है, कुछ भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता कोर्ट को, तो इनके संबंध में अगर कुछ भी उसके पास पाया गया है तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि भाई ये तुमने ही है, ये तुम्हारा, ये तुम ही ड्रग्स बना रहे थे, तुम ही ने ये अपराध किया है इस एक्ट के अंदर, ये प्रिजम्पशन है बेसिकली। चलिए, तो आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 55 इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं है, आप इसको रीड कर लेना, सिंपल सा है। 56 भी आप रीड कर लेना, असिस्ट करने की बात कर रहा है एक दूसरे को। 57 पे आ जाए। 57 क्वेश्चन आ भी चुका है पहले। रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट एंड सीजर के बारे में बात करता है कि वेन एवर एनी पर्सन मेक एनी अरेस्ट और सीजर, कोई भी व्यक्ति अगर अरेस्ट या सीज करता है इस एक्ट के तहत, तो 48 घंटे के अंदर अंदर ही शाल विद इन 14 आवर्स नेक्स्ट आफ्टर सच अरेस्ट और सीजर एक फुल रिपोर्ट देगा उसके सुपीरियर को। ठीक है, 48 घंटे के अंदर अंदर ऐसा वो एक रिपोर्ट बनाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कई जगह हमने 72 घंटे पढ़ा है, वो उस केस में 72 घंटे पढ़ा है जब आपको कहीं कुछ परमिशन लेनी थी, आपने परमिशन नहीं ली और आपको लगा कि मैं परमिशन लेने जाऊंगा जब तक सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, ये लोग भग जाएंगे और मुझे इन्हें रंगे हाथों पकड़ना है, तो आपने ऐसा एक्शन लिया, तब 72 घंटे की बात होती है। यहाँ पर 48 घंटे की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। 57A, रिपोर्ट ऑफ सीजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन अरेस्टेड बाय द नोटिफाइड ऑफिसर। कोई भी जो नोटिफाइड ऑफिसर है सेक्शन 53 वाला, अरेस्ट करता है, सीज करता है इस एक्ट के चलते, जो प्रोविजंस हैं चैप्टर 5A के, जो कि इलीगल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करते हैं, इलीगल अप्लाइड प्रॉपर्टी से, तो वो अप्लाई होगा उस व्यक्ति पर, वो चैप्टर जो भी इन्वॉल्व है अरेस्ट या सीज जिसका किया है इन्होंने। तो ऑफिसर जो है एक रिपोर्ट बनाएगा जो भी इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को विद इन 90 डेज में वो देगा उस चीज को। देन सेक्शन 58 बात करता है पनिशमेंट फॉर वेक्सेशियस एंट्री, सर्च, सीजर और अरेस्ट। अगर कोई व्यक्ति जो एम्पावर्ड है 42, 43 या 44 सेक्शन के अंदर और बिगर कोई ग्राउंड के ऐसे ही चले गए, सर्च कर लिया, सीज कर लिया किसी बिल्डिंग में, अननेसेसरीली सीज कर ली कोई प्रॉपर्टी, कुछ भी ऐसा कोई खुन्नस थी पहले की तो उन्होंने बोला चल इस तरीके से, उन्होंने अगर कुछ भी ऐसा कुछ अल्टीरियर मोटिव के साथ उन्होंने कुछ किया, तो यहाँ पर जो ऑफिसर हैं उनके लिए भी पनिशमेंट बताई गई है। बोला है एक्सटेंड टू 6 मंथ और फाइन वगैरह लगाया जा सकता है 1000 रुपए का, या फिर दोनों के साथ ही यहाँ पर दिया जा सकता है, 6 महीने भी और 1000 रुपए तक, दोनों ही तक एक्सटेंड, उतना पनिशमेंट और फाइन दिया जा सकता है। वहीं साथ में सबसेक्शन 2 में नॉर्मल व्यक्तियों के लिए बात कर दी कि कोई व्यक्ति विलफुली एंड मैलिशियसली ऐसी कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, पता चला अंदर आटा बन रहा था और किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि भैया यहाँ तो ड्रग्स बन रहा है, वहां उनने छापा मार दिया पूरा, उनने इधर उधर पूरा तबाह कर दिया उसको ढूंढने के लिए ड्रग्स के लिए, बट कुछ नहीं मिला उनको, सिर्फ उनको मिला मक्के का आटा। तो क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, जानबूझ के पता चला कि भाई इसका मोटिव गलत था, मैलिशियसली उसने इन्फॉर्मेशन दी, तो उसको क्या होगा, उसके ऊपर पनिशमेंट और फाइन लगाया जा सकता है, 2 साल तक की सजा और फाइन वगैरह जो वो डिसाइड करें उतना लगाया जा सकता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 59, failure of officer in duty or his connivance at the contravention of the provision of this act। बात कर रहा है कि कोई ऑफिसर जिसकी ड्यूटी थी, जिसको इस एक्ट के तहत ड्यूटी दी गई, ठीक है, कि भाई आपको परफॉर्म करनी कोई भी जो भी सर्टेन ड्यूटीज होंगी, किस तरीके से कोई ऑफेंस ना हो इस एक्ट के अंदर, और अगर वो सीज करता है या रिफ्यूज करता है उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए कि भाई मैं नहीं करूंगा परफॉर्म, ठीक है, या विड्रॉ कर लेता है खुद को ड्यूटी से, है ना, जैसे कि हम अगर डिजर्टर भी कहते हैं वहां पर सोल्जर सेलर वगैरह उसमें, कि भगोड़ा एक तरीके से नहीं करता अपनी ड्यूटी परफॉर्म, तो अगर उसने परमिशन ले ली है, रिटर्न परमिशन है, तो ठीक है, बट अगर उसने ऐसा नहीं है तो पनिशमेंट 1 साल तक की और फाइन और विद बोथ। मतलब मान के चलो वो छुट्टी मांग रहा है ऑफिसर, आप छुट्टी नहीं दे रहे हो, तो उसने बोला मैं काम ही नहीं करूंगा। अब काम नहीं करूंगा तो ये आपके घर की जॉब तो है नहीं, तो फिर यहाँ पर पनिशमेंट है, ठीक है। हाँ, अगर परमिशन मिल गई है घर जाने की और तब वो नहीं जा रहा ड्यूटी पर, तो ऑब्वियस सी बात है, परमिशन है उसके पास, रिटन परमिशन, तो ठीक है, अदरवाइज पनिशमेंट है 1 साल और फाइन और विद बोथ। सबसेक्शन 2 बात करता है एनी ऑफिसर जिसको ड्यूटी वगैरह इंपोज की गई है इस एक्ट के तहत और उसके पास कस्टडी है किसकी, कोई एडिक्ट की, इस एक्ट के अंदर हो सकता है सेक्शन 27 के अंदर कोई अपराध किया उसकी हो, या कोई भी अदर पर्सन की है, तो अगर वो विलफुली मदद कर रहा है उसकी, ठीक है, भागने में, या इस एक्ट का किसी भी तरीके से उल्लंघन कर रहा है, उसको ड्रग्स सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर रिगरस इंप्रिजनमेंट है, कठोर कारावास की बात की गई है, वो भी कम से कम 10 साल, जो कि एक्सटेंड करेगी 20 साल, और फाइन 1 लाख से
2 लाख रुपए तक का यहाँ पर वही कमर्शियल क्वांटिटी वाला एक तरीके से यहाँ पर पनिशमेंट बताई गई है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसेक्शन 3 भी इसमें बचा हुआ है। बात करता है कोई भी कोर्ट जो है संज्ञान नहीं लेगा ऑफेंस जो भी सबसेक्शन 1 या 2 में हुआ है जब तक कंप्लेंट ना की जाए राइटिंग में। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। मतलब सैंक्शन लेनी पड़ेगी एक तरीके से आपको, प्रीवियस सैंक्शन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और फिर आप कंप्लेंट करते हो राइटिंग में या स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन लेके, तो ही कोर्ट संज्ञान लेगी, अदरवाइज नहीं। अगर आप कोर्ट के में ऐसा कुछ करते हो कि कंप्लेंट वगैरह करते हो तो कोर्ट बोलेगी पहले जाओ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सैंक्शन मतलब परमिशन लेकर आओ। ठीक है, देन सेक्शन 60 आप इसको रीड कर लेना, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 61 61, 62, 63 आप पढ़ लेना। प्रोसीजर बता देता हूँ मैं इन मेकिंग कॉन्फिस्केशन का, वैसे बड़ा ही सिंपल है, ऑलरेडी जो हम बातें कर चुके हैं ना वही सब यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर बताया था कि पहले सर्च, फिर सीजर और फिर कॉन्फिस्केट होता है। तो बात कर रहे हैं ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट, वेदर द एक्यूज जो है कन्विक्ट हुआ है या एक्विटेड हो गया है या डिस्चार्ज हो गया है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा जो भी आर्टिकल सीज हुआ था उसका क्या किया जाए। अगर डिसाइड करता है कि आर्टिकल लाइबल है तो कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, नहीं है तो उसको वापस दे दिया जाएगा। अगर वो ऐसा कुछ था जिस कारण उसको बेच दिया तो पैसा वगैरह दिया जाएगा। यही सब बातें होती हैं, तो आप इनको रीड कर लें, बड़ा ही सिंपल सा लिखा होगा यहाँ पर। चलिए, सेक्शन 64 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। बात कर रहा है इम्यूनिटी देने की, कि आपके ऊपर वैसे तो केस लगाना चाहिए था बट कोर्ट इम्यूनिटी दे रहा है। क्यों दे रहा है? ऑब्वियसली इसलिए दे रहा है कि आप बताओ, अगर आप पूरा कच्चा चिट्टा बता दोगे कि ये कहाँ से ड्रग्स बनते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है, अगर सारी इंफॉर्मेशन आप हमें दे दोगे तो हम आपको इम्यूनिटी दे देंगे। आपने मूवीज में देखा होगा इस तरीके से वो कंडीशन रखते हैं कि आप अगर सब कुछ बता देते हो, बिल्कुल सही सही फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर दे देते हो पूरे सर्कमस्टेंसेस का, कि कौन ये माल लाया, कहाँ बनता है, कहाँ जाता है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, सप्लायर कौन है, सब कुछ हमको बता दो, हम आपको इम्यूनिटी दे देंगे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर इस ओपिनियन में है, उनको लगता है, ठीक है, तो रीजन वगैरह रिकॉर्ड करके विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एविडेंस, जिससे उनको एविडेंस मिल जाए दूसरों के खिलाफ, क्योंकि उनको लगता है कुछ ना कुछ इनको रहता है अंदर से कि यार ये बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं तो इनको पकड़ना है, छोटी मछली से क्या होगा, बड़ी मछली पकड़ेंगे। तो ऐसा अगर कुछ है तो ये इम्यूनिटी दे देंगे और फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर की ये मांग करते हैं। अगर नहीं दिया जाएगा फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर तो ये कंडीशन भी रखते हैं कि अगर कभी भी हमको ऐसा लगा या आपने ऐसा कुछ ज़्यादा हमसे चालाकी की तो हम ये सबको साइड में रखेंगे और वापस से आपकी सुनवाई होगी, मतलब विड्रॉ कर लेंगे हम हमारी इम्यूनिटी और आपके ऊपर वापस से केस चलेगा और वही केस में आपको पनिशमेंट दी जाएगी। यही सब यहाँ पर लिखा है, आप इसको रीड कर लेना। मैंने आपको बड़ी सिंपल भाषा में समझा दिया और इसमें भी सिंपल ही लिखी हुई है वैसे। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। 64A 64 ये बात करता है इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू एडिक्ट्स, जो वॉलेंट्री कर रहे हैं कि हमको ट्रीटमेंट दे दो सर। अब देखो 64 ये क्या बात कर रहा है, इम्यूनिटी। आप इम्यूनिटी किसको दे रहा हो? ऊपर हमने देखा था कि जिसने क्राइम किया उसको दे रहा हो, यहां पर बात हो रही है कि कोई एडिक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर केस चल रहा है। सेक्शन 27 ले लो, सबसे बेस्ट लिखा भी है सेक्शन 27, देखिए। ठीक है, कोई एडिक्ट है जिसके ऊपर ऑफेंस लगाया गया है, कि मतलब जिसने ऑफेंस ऐसा किया है जो कि सेक्शन 27 के उसमें पनिशेबल है, या फिर ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी इन्वॉल्व है नार्कोटिक ड्रग्स या साइकोटिक सब्सटेंस की, और वो वॉलेंट्री बोल रहा है कि साहब मैं एडिक्ट हूँ और मुझे इस लत को छोड़ना है, मेरी मदद कर दो, तो उसको डी एडिक्शन प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं सरकार के, रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह भेजा जाएगा और उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिर बाद में रिपोर्ट रिपोर्ट देख के और लगा कोर्ट को तो उसको इम्यूनिटी दे दी जाएगी, डांट फटकार लगा देंगे और इम्यूनिटी दे दी जाएगी। ठीक है, ये आपका सेक्शन 64A बात करता है। ओके, सो सेक्शन 66 जो है प्रिजम्पशन है, इसको आप रीड कर लें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट रीड जरूर करें इसको। 67 पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, 68 आप इन तीनों को सेक्शनों को रीड जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5A की ओर। चैप्टर 5 है, वैसे बहुत ऑलमोस्ट आपका एक्ट कंप्लीट हो गया है, कुछ ही सेक्शंस और हमें देखने हैं, कुछ अपील के, कुछ अपीलाट ट्रिब्यूनल के बात करने, क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट इसको एंड करते हैं, आज आपका ये एक्ट फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 5 जो है बात करता है फॉरफीचर ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने ड्रग्स बेच बेच के पैसा छापा आपने भयंकर वाला, ठीक है, करोड़ों रुपए छापे और उससे आपने खरीदी प्रॉपर्टी, या फिर ऐसी कोई डीलिंग वगैरह करके ड्रग्स बेचा और उसके
संबंध में प्रॉपर्टी आप ले ली, कुछ भी इस तरीके से किया, उसके फॉरफीचर के संबंध में, वो पहली बात तो प्रॉपर्टी इलीगली आपने एक्वायर करी है, और दूसरा उसको फॉरफिट करेगी सरकार, वो सरकार की संपत्ति हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले 68A में एप्लीकेशन दिया है कि भाई ये चैप्टर एप्लीकेबल किस पे होगा, पहले ये तो समझ लो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के फॉरफीचर के बारे में किस चैप्टर में दिया है, तो आपका एक क्वेश्चन यही तैयार हो गया, 5A में दिया हुआ है, ठीक है। देन बात करता है कि जो चैप्टर है ना ये किस पर अप्लाई होगा, तो इन्होंने बोला ओनली टू दी स्पेसिफाइड पर्सन, जो सबसेक्शन 2 में दिए हुए हैं, तो सबसेक्शन 2 आपके लिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करा कौन कौन व्यक्ति, बड़ा ही सिंपल है, इन्होंने बोला को वो व्यक्ति जो कन्विक्ट हुआ है इस एक्ट के अंदर 10 साल से ज्यादा की पनिशमेंट के लिए, पहला। दूसरा, एवरी पर्सन जो कि कन्विक्ट हुआ है सिमिलर ऑफेंस के लिए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल जुरिडिक्शन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर ऐसे कोई सिमिलर अपराध के लिए वो पकड़ाया गया है। तीसरा, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम डिटेंशन का ऑर्डर दिया गया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत, या फिर जम्मू कश्मीर प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत डिटेंशन का ऑर्डर दिया है वो व्यक्ति। फिर देन आता है डबल सी, एवरी पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है, जिसके अगेंस्ट वारंट ऑथराइजेशन दिया गया था इशू करने का, क्यों, क्योंकि उसने कोई ऐसा एक अपराध किया था जिसके लिए उसको 10 साल तक की सजा दी जा सकती है, ठीक है। Who has been arrested against whom a warrant authorization of arrest has been issued for the commission of an offence punishable under this act with imprisonment for a term of 10 years or more, and every person जिसको अरेस्ट वगैरह किया गया है, करा जा सकता है ऐसा कुछ उसने करस्पॉन्डिंग लॉ, ठीक है, कोई दूसरी कंट्री इसमें सिमिलर एनडीपीएस जैसा ही कोई लॉ है उसके अंदर भी वो पकड़ाया, तो भी हम यहां पर मानेंगे इसको कि उस पर ये आपका जो चैप्टर है एप्लीकेबल होता है। देन आगे बढ़ते हैं, एवरी पर्सन हु इज अ रिलेटिव ऑफ अ पर्सन, जो ऊपर हमने जितने भी लोग पढ़े ए बी सी और डबल सी के अंदर, उनके रिलेटिव पर भी एक्ट लागू होगा। क्यों, क्योंकि भाई आप हम सरकार जानती कि आप बड़े शातिर हो, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लोगे, चाचा मामा भतीजा ताऊ के नाम पे आप प्रॉपर्टी लेके रख लोगे, तो फिर आपके रिलेटिव के ऊपर भी देखो, यहां पर गिल्टी होने की बात नहीं हो रही है, यहां पर एक्ट अप्लाई हो रहा है, उसके बाद देखा जाएगा कि है कि नहीं है वो प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन कोई भी एसोसिएट है, वो भी कोई होल्डर है ऐसी प्रॉपर्टी का विच वॉज एट एनी टाइम प्रीवियसली हेल्ड बाय अ पर्सन, जो एबीसी में है, ये पहले होल्ड करते थे, उसके बाद अब कोई और होल्ड करता है तो उस पर भी लागू होगा, ठीक है। हाँ, बट एक एक्सेप्शन है, बात करता है कि अगर उसने गुड फेथ में एडिक्वेट कंसिडरेशन दे के खरीदी है, 30 लाख की प्रॉपर्टी 30 लाख 32 लाख 33 लाख में किसी व्यक्ति ने आपसे खरीदी है, अब उसको क्या मालूम आप कौन सा धंधा करते हो, भाई उसको तो अपना घर बनाना था, उसने ले ली, हाँ तो उसका प्रूफ है सारा, तो फिर उसके ऊपर लागू नहीं होगा। हाँ बट और कोई होल्डर है 30 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में खरीद के बैठा है, तो फिर एक शक आता है ना, तो देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सबसेक्शन 2, अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देन डेफिनेशन, यहाँ पर इन्होंने कुछ कुछ चीजें बताई, अपीलाट ट्रिब्यूनल मतलब 68N में है, तो हम वहां पर देखेंगे, वो स्मगलर एक्ट वाला ही अपीलाट ट्रिब्यूनल यहाँ पर लागू होता है। इनको एक रीडिंग, एक झलक आपको बस देखना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट आ जाते हैं ओके इसको बस आप थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर उन्होंने क्या समझाया भी है, फ्रीजिंग मतलब क्या है, टेम्परली प्रोहिबिट करना कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते कुछ समय के लिए, उसको फ्रीज कहते हैं, ठीक है ना। वैसे ही इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मतलब क्या, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, अब आपको मालूम है ऑलरेडी, इतना मैं बात कर चुका हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी जो एक्वायर्ड की गई है बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस चैप्टर, जब ये चैप्टर नहीं था उसके पहले भी कोई प्रॉपर्टी थी अगर ऐसी, किस तरीके से की गई है, बाय मीन्स ऑफ एनी इनकम अर्निंग और एसेट जो आपने ड्राइव किया है, ऑब्टेन किया है इस एक्ट का उल्लंघन करके, ठीक है। देन आगे बढ़ो, एनी प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय सच पर्सन, जो कि इसके पहले ही या इसके बाद भी आपने कंसीडरेशन वंसीडेशन लेके, जो कि ट्रेसेबल है टू एनी प्रॉपर्टी जो कि सब क्लॉज 1 में दी गई है, मतलब आपने कैसे ट्रेसेबल है कि भाई ये तो पैसा आपका काला है, ब्लैक मनी का है, या ऐसे आपने जो उससे कमाया हुआ है। वैसे ही तीसरा भी बात करता है कि सोर्स वगैरह जो आप प्रूव ना कर सको, आप कमाते 10,000 20,000 की जॉब है और आपके पास प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, और आपकी लिंक भी कहीं कुछ ना कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह से कभी पाई गई, और उन्होंने बोला कि बताओ भाई ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई, क्योंकि हमारे पास तो है कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, आप प्रूव ही नहीं कर पाए कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, तो फिर ये भी इसमें आ जाएगी। चलिए देन इंक्लूड भी करती हैं कुछ कुछ चीज़ें, आप इसको रीड कर लेना। बात करता है कोई भी प्रॉपर्टी जो हेल्ड करी है किसी व्यक्ति ने इन रिलेशन टू प्रीवियस होल्डर, वही जो हमने ऊपर देखा प्रीवियस होल्डर वाली बात है वही है, वहीं पर उसका एक एक्सेप्शन मात्र है कि भाई गुड फेथ में एडिक्वेट कंसिडरेशन में है तो फिर कुछ नहीं, तो सब बढ़िया है, अदरवाइज ट्रेसेबल है और ये है वो है तो सब वो इसके अंदर आ जाएगा,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 68C इंपॉर्टेंट है। 68C क्या बात करता है? बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, कि जब ये चैप्टर कमेंस हुआ तो ये लॉफुल नहीं होगा किसी भी व्यक्ति के लिए कि वो होल्ड करे कोई भी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, या तो उसके खुद के द्वारा या किसी और पर्सन उसके बिहाफ में कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसी अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि इस एक्ट का उल्लंघन करके है तो भाई ये फॉरफिट हो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड नो प्रॉपर्टी शाल बी फॉरफिटेड, कोई प्रॉपर्टी फॉरफिट नहीं की जाएगी अगर वो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की गई है पर्सन द्वारा बिफोर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, मतलब 6 साल पहले जब वो अरेस्ट हुआ। ठीक है, जब वो अरेस्ट हुआ या अगेंस्ट जिसके कोई वारंट वारंट दिया गया, उससे अगर देखा जाए तो 6 साल पहले कोई घर या कुछ उसने ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो फॉरफिट नहीं की जाएगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू बन सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वगैरह आप देख लेना, यहाँ पर कुछ कुछ नाम दे दिए उन्होंने, कमिश्नर ऑफ ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहेंगे इस चैप्टर के लिए। देन 68E बात करता है आइडेंटिफाइंग इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, तो ये काम किसका होगा कि आइडेंटिफाई करना। तो 53 के अंदर जो ऑफिसर एम्पावर्ड है या फिर हर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिसके पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आई तो कि भाई ऐसे कोई व्यक्ति है होल्ड करता है इलीगल एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, सबसे पहले देखा जाएगा, ट्रेस किया जाएगा, सारे स्टेप्स लिए जाएंगे नेसेसरी ट्रेस करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर्टी है कौन सी। ठीक है, बैंक से पैसा दिया कहाँ, ये वो बुक्स ऑफ अकाउंट बैंक सब कुछ देखा जाएगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह वगैरह, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेंगे ऑफिसर वगैरह। क्यों करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी इलीगली है कौन सी लीगली है। ठीक है, देन उस प्रॉपर्टी का सीज या फ्रीजिंग होगी। फ्रीजिंग हमने देखा कुछ समय के लिए प्रोहिबिट कर देते हैं, सीजर भी आपको मालूम ही है, तो वो सब चीजें होंगी। यही सब यहाँ पर 68F में लिखा हुआ है। इन्होंने बोला कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो ड्यूली इन्फॉर्म करेगी, ऐसा कोई आदेश अगर देती है सीजिंग वीजिंग फ्रीजिंग का, तो 48 आवर्स के अंदर जो है वो उसका रिपोर्ट भेजनी होगी। तो इसको आप रीड कर लेना, बड़ा ही सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जी वगैरह मैनेजमेंट के बारे में बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑर्डर के द्वारा पब्लिश करेगा ऑफिशियल गैजेट में और अपॉइंट कर देगा कोई भी ऑफिसर को जो कि किस रैंक के नीचे नहीं होना चाहिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट, उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना देगा जो कि प्रॉपर्टी मैनेज करेगा, ऐसी प्रॉपर्टी जो इलीगली एक्वायर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटिस फॉर फीचर, ये आप रीड कर लेना, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, ये सब आप एक बार रीड कर लेना। अगर आप नहीं भी करना चाहो तो इसको छोड़ दो, क्वेश्चन यहाँ से बनते इतने कुछ है नहीं, बट इन केस कभी गलती से बन गए आप मुझे बोलोगे कि सर आपने छुड़वा दिया था, रीड जरूर कर लेना। बड़ा ही सिंपल चीज में ऑलरेडी हम जो बात कर चुके हैं उन्हीं से संबंधित यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। देन बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, तो जो व्यक्ति अफेक्ट हो रहा है ना उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइन इन ल्यू ऑफ फॉरफीचर, कोई प्रॉपर्टी फॉरफिट कर रहे हो, मान के चलो आपकी एक प्रॉपर्टी उसमें से कोई पार्ट इलीगल है तो वो पूरी प्रॉपर्टी फॉरफिट करेंगे तो कैसे होगा काम, तो आप उतना जो पार्ट है उसके संबंध में अगर पैसा दे दो, जो भी मार्केट वैल्यू है उस पार्ट की उतना पैसा दे दो तो वो प्रॉपर्टी फॉरफिट नहीं की जाएगी, प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ फाइन इन ल्यू ऑफ फॉरफीचर, वेयर दी पर्सन अफेक्टेड पे दी फाइन, जो सबसेक्शन 1 में बताया है, तो रिवोक कर देंगे डिक्लेरेशन, फॉरफिट नहीं करेंगे 68I के अंदर, और वो प्रॉपर्टी जो है उसको रिलीज कर देंगे कि आप उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे आपके एग्जाम में कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ही कौन सा वाला है, तो बोले कि 12 के 1 में कौन से एक्ट के, स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट। ठीक है, 1976, वहां पर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वही यहाँ पर भी अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा अपील वगैरह सुनने के लिए, जो भी ऑर्डर्स वगैरह दिए जाएंगे 68F I में 68K L में, इनकी अपील वगैरह यहाँ पर होगी, कौन से वाले की, स्मगलर वाले अपीलेट ट्रिब्यूनल। देन 68O बात करता है अपील के बारे में, अपील कितने समय में की जाएगी, तो उन्होंने बोला कि अपील की जाएगी 45 दिन के अंदर, वो भी किसको, अपीलेट ट्रिब्यूनल को। तो 45 दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देन अगर 45 दिन में नहीं कर पाते तो बोले कि चलो ठीक है 45 दिन नहीं तो कम से कम 60 दिन से ज्यादा तो नहीं देंगे, 60 दिन में आप कर दो। ये यहाँ पर इन्होंने एक एक्सटेंडेड वाला, जो एक्सटेंडेड फर्दर वाला होता है ना कि 45 दिन नहीं तो चलो बट नॉट आफ्टर 60 डेज, उतना समय और दे रहे हैं आपको, तो वो समय की बात यहाँ पर की जा रही है। देन इन्होंने बात की पावर एंड फंक्शन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो वो एक्सरसाइज और डिस्चार्ज किया जाएगा बेंच द्वारा, जो कि 3 मेंबर द्वारा कंसिस्ट होगी और चेयरमैन ऑफ अपीलेट द्वारा चलाई जाएगी। ओके सो ये हो गया आपको ऑलमोस्ट, बाकी आप पढ़ लेना प्रोसीजर और यही सब लिखा हुआ है, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, डेथ वेथ हो गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलिए सो बेसिकली देखा जाए ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट है।
ये सब बस आप एक रीडिंग लगा लेना, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। रेक्टिफिकेशन वाला देख लो, 68B से एक क्वेश्चन आ चुका है पहले रेक्टिफिकेशन के ऊपर, तो वो मैं बता देता हूँ। बात करता है कि विद अ व्यू टू रेक्टिफाइंग, कोई मिस्टेक वगैरह हो गई रिकॉर्ड में, ठीक है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है अमेंड कर सकते हैं ऑर्डर द्वारा, ठीक है। कितने समय के अंदर अंदर? 1 साल के अंदर अंदर, जब ऐसा आदेश दिया इन्होंने और ऐसी कोई मिस्टेक हो गई छोटी मोटी क्लैरिकल या कैसी भी, तो 1 साल के अंदर अंदर उसको सुधार करा जा सकता है। ओके, देन चैप्टर 6 है फाइनल आपका, तो वो वही सब बातें करता है जो हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, आई डोंट थिंक सो ये कुछ पढ़ाने की जरूरत है, जितने भी एक्ट है हमने सब में अभी तक पढ़ा हुआ है कि अगर कुछ गुड फेथ में किसी ने एक्शन लिया है सरकार ने, कोई ऑफिसर ने, तो भैया उसके अगेंस्ट कोई सूट प्रोसिक्यूशन लीगल प्रोसीडिंग नहीं लगाई जा सकती। देन कोई इंटरनेशनल सेक्शन 70 आपका इंटरनेशनल कोई जो भी रूल्स बनाएंगे, जो एनडीपीएस एक्ट है, हमने देखा कितने सारे प्रोटोकॉल आपके जो सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स 1961, 1972, देन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रिक सब्सटेंस 1971, जिसकी इंडिया जो है पार्टी है इन कन्वेंशंस की, तो फर्ज बनता है कि इंडिया इन प्रोविजंस जो वहां पर दिए हुए इन कन्वेंशन में, जब अपना इंडिया का लॉ बनेगा तो इनको ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल कन्वेंशंस को बनाया जाए। देन आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह से रिलेटेड आप पढ़ लेना इसको। रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह बनाएगी सरकार, ये इनके पास पावर है, ऐसे सेंटर्स बना सकते हैं जहाँ पर डी एडिक्शन प्रोग्राम वगैरह चलाए जाएंगे, आफ्टर केयर वगैरह चलाए जाएंगे, इसे सोसाइटी में इनको वापस से भेजा जा सके। देन आगे बढ़े तो बार ऑफ जुरिडिक्शन, ठीक है, ट्रांजिशनल प्रोविजन हो गया, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकती है, पावर टू डेलीगेट वगैरह, एक एक इन पर नजर मारना है आपको और कुछ नहीं करना है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से आपके एमपी वीडीपी के पर्टिकुलर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर किस सेक्शन के अंदर दी हुई है, तो सेक्शन 76 बात करता है। देन आगे बढ़े तो 77 78 पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है रूल्स बनाने की। 79 इंपॉर्टेंट है, बात करता है कस्टम एक्ट की एप्लीकेबिलिटी की, भाई ये एक्ट पे कस्टम एक्ट जो है उसके प्रोविजंस डीम्ड टू बी हम अप्लाई मानेंगे, जहां पर प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है तो कस्टम एक्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। देन आगे बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को बार नहीं किया गया है, वो भी लागू होगा, वो एडिशन में है, डेरोगेशन में नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं आपको क्या मतलब होता है इसका। 82 रिपील एंड सेविंग के बारे में बात करता है, ये एक्ट जो है सारे रिपील कर दिए हैं आपके एनडीपीएस एक्ट 1985 ने। ओपीएम एक्ट हो गया, ओपीएम एक्ट 1870, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, 3 एक्ट यही है, चौथा कोई और दे देंगे, बोल देंगे कौन सा इसमें से रिपील नहीं किया गया है, तो वो आंसर होगा। तो ये ईयर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 1857, 1878 और डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बस ये आपका लास्ट था, यहाँ पर फाइनली कंप्लीट होता है। ये स्केड्यूल दिए गए हैं यहाँ पर, इनको स्केड्यूल पढ़ने की ज़रूरत आपको एज सच नहीं है। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मिलते हैं कोई नए एक्ट के साथ।